हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री को एनसीईआरटी से कवर किया जा रहा है, जो कि क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री को ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। मॉडर्न इंडिया का भी पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज जो इसका पार्ट होगा वह 1919 से 1947 तक के पार्ट को कवर करेगा, जो कि आज की क्लास का अंतिम चैप्टर भी होगा। जो आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी शुरू की गई थी, भैया इसकी आज की ये अंतिम श्रृंखला है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आप 11th की एनसीईआरटी राम शरण शर्मा से कंप्लीट कर सकते हैं और मेडाइवल हिस्ट्री को जो है वह सतीश चंद्रा की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये आपकी मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की जो बुक पर आधारित है इससे कवर कर सकते हैं। इसमें अभी तक जो मेजर टॉपिक थे, इसके अंतर्गत आपको पहले बता दें कि जो आपका पहले चैप्टर से 1857 तक रहा है वह एक तरीके से आपके एक पार्ट में कवर किया गया। फिर आपका ये 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन और ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव दूसरे पार्ट में, नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन और नए भारत का उदय 1858 का सामाजिक सुधार तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट के अंतर्गत आपका राष्ट्रवादी आंदोलन कवर किया गया। आज का जो हमारा पार्ट 5 रहेगा और वो भी इस श्रृंखला का अंतिम चैप्टर है, जो कि 1919 से 1947 तक के सेशन को कवर करता है, जो स्वराज के लिए संघर्ष 1 और स्वराज के लिए संघर्ष 2 करके चैप्टर है। चलिए तो इन दोनों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभी तक के इस किताब को एक अलग ही रूपरेखा के साथ कंप्लीट किया गया। सबसे पहले आपका 1707 से 1857 तक का जो उत्तर मुगल काल है उसके बारे में, फिर 1858 के जो आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके बारे में कवर किया। फिर 1858 से 1905 तक के पार्ट को कवर किया गया और 1905 से 1919 तक के। अभी जो ये आता है इसमें जो स्वराज के लिए संघर्ष फर्स्ट है वह 1919 से 1927 तक का है, और जो स्वराज के लिए संघर्ष दूसरा है वह 1927 से 1947 तक के भारतीय शासन को कवर करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखें कि जो आपका गांधीवादी चरण की इसमें मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण की जो शुरुआत है वह 1919 में हो जाती है, जब विशाल जन आंदोलन का युग प्रारंभ होता है, और इस आंदोलन के या इस काल में भारतीय जनता के संभावित विश्व इतिहास में सबसे बड़े जनसंघर्ष लड़े और भारत की राष्ट्रीय क्रांति विजयी हुई। जैसा कि अभी पहले जो अध्याय पढ़े गए हैं कि उसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया, राष्ट्रवादी ताकत बढ़ी, राष्ट्रवादियों के बाद युद्ध में राजनीतिक लाभ देखने को मिले, और ये आशाएं पूरी होने की एक आशा हुई और आशाएं पूरी नहीं होने पर वो लड़ने को तैयार हो गए। महायुद्ध के बाद वर्षों से आर्थिक स्थिति बिगड़ी, पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद हो गईं। युद्ध के दौरान विदेशी आयात के रुक जाने के कारण भारतीय उद्योग फली फूले, मगर उनको घाटे होने लगे, वो बंद होने लगे। भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकारी आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाकर या मदद करके उद्योगों की वह प्रदान करें, और उन्हें महसूस होने लगा कि केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन और तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगारी एवं महंगाई की मार से पीड़ित मजदूर और दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में कुछ जीतें हासिल करके देश लौटे भारतीय सैनिकों ने भी अपने आत्मविश्वास एवं दुनिया के बारे में अपना ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया। बढ़ती गरीबी, भारी करों के बोझ और कराहते किसान के नेतृत्व पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नहरों के शिक्षित भारतीय भी बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थे। इस तरह भारतीय समाज में सभी वर्ग आर्थिक कठिनाइयाँ महसूस कर रहे थे, और इन कठिनाइयों को सूखों, महंगाई और महामारियों ने और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवाद के पुनरुदय के लिए अनुकूल थी, और प्रथम महायुद्ध में ने पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद को बहुत बल पहुंचाया, और अपने युद्ध प्रयासों के जन समर्थन के लिए मित्र राष्ट्रों अर्थात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया योग आरंभ करने का वचन दिया। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टे पेरिस शांति समझौते तथा दूसरी सभी संधियों में युद्धकालीन वचन भुला बल्कि तोड़ दिए गए, और अफ्रीका, एशिया तथा पूर्वी एशिया में युद्ध हारने जैसी शक्तियों अर्थात जर्मनी और तुर्की सारे उपनिवेशों के विजेताओं ने आपस में इसे बांट लिया।
इस तरीके से युद्ध प्रक्रिया रही जो कि एक महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ में यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता के खिलाफ स्वांग रचा था और युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रकार के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया और अपने विरोधियों को उपनिवेशों के बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश भी किया। रूसी क्रांति के प्रभाव ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला और रूस के व्लादिमीर इलियच लेनिन के नेतृत्व में वहाँ की बेल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने जार का 7 नवंबर 1917 को तख्ता पकड़ लड़ दिया और वहाँ दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा की गई और चीन और एशिया दूसरे भागों में अपना साम्राज्यवादी अधिकारों को एक तरफा तौर पर छोड़कर एशिया में जार के पुराने उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देकर और अपनी सीमा में रहने वाले सभी एशियाई जातीयताओं को जो पुराने शासन के अधीन उनके दमन का शिकार रही है समान अधिकार देकर नई सोवियत सत्ता में उपनिवेशों का जनता में बिजली की लहर दौड़ा दी। रूस की क्रांति ने उपनिवेशों की जनता में एक नई जान फूंकी और इसने उपनिवेशों की जनता को यह महान पाठ पढ़ाया कि साधारण जनता के बेपनाह शक्ति निहित है और यह निहत्थे किसान और मजदूर ने यहाँ अत्याचारियों के खिलाफ एक क्रांति कर दी है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी भावनाओं की उठती लहर ने परिचित ब्रिटिश सरकार में एक बार फिर गुड़ खिलाकर डंडे मारने की अर्थात छूट और दमन की नीति अपनाने का फैसला लिया और इस नीति में गुड़ का काम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया। चलिए तो जानते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में कि ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्टेस्क्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की एक योजना सामने रखी जिसके आधार पर 1919 में भारत सरकार कानून बनाया गया और इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया और ये निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए और इस प्रणाली में वित्त कानून व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित कर गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। शिक्षा, जनस्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और कुछ विषयों पर हस्तांतरित घोषित करके उन्हें विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया और इसका अर्थ यह भी हुआ कि जिन विभागों पर काफ़ी धन खर्च हो तो वो हस्तांतरित तो होंगे ही मगर उनके में वित्त पर पूरा नियंत्रण गवर्नर का होगा। इसके अलावा गवर्नर अपनी समझ में विशिष्ट किसी भी आधार के मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता था। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था थी जिसमें निचले सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली थे और जिसमें कुल 144 सदस्यों में 41 सदस्य नामजद होते हो और ऊपरी सदन जिसे कौशल ऑफ स्टेट कहा जाता था जिसमें 26 नामजद और 34 चुने हुए सदस्य थे। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव कौंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर आवाज नियंत्रण इसके अलावा वोट का अधिकार बहुत सीमित था और 1920 के निचले सदन में 9,09,874 तथा ऊपरी सदन में 17,364 मतदाता थे। मगर राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों की मांग से बहुत आगे बढ़े और वे अपने राजनीतिक सत्ता की छाया मात्र से संतुष्ट होने को नहीं थे और अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके और इस अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे। इस सत्र में इन प्रस्तावों ने निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव में स्वीकार करने के पक्ष में थे और उन्होंने कांग्रेस छोटर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की और ये लोग उदारवादी कहे गए और भारत की राजनीति में आगे चलकर उनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। अब आता है रॉलेट कानून के बारे में कि भारतीयों को संतुष्ट करने के प्रयास करते समय भी भारत सरकार ने दमन के लिए तैयार की। युद्ध के पूरे काल में राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा। क्रांतिकारियों को खोज कर फांसी पर लटकाया और जेलों में बंद किया जाता था। अबुल कलाम आज़ाद जैसे दूसरे अनेक राष्ट्रवादियों को शिक्षकों के पीछे बंद कर दिया गया और अब एक तरीके से सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों को प्रतिकूल थे ताकि वह सरकारी सुधारों में संतुष्ट न होने पर राष्ट्रवादियों को कुचल सके। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में हर एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट बनाया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सके। कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का जो कानून ब्रिटेन में नागरिक स्वाधीनता की बुनियाद था उसे निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रॉलेट एक्ट से प्राप्त कर लिया था।
अब आता है महात्मा गांधी ने जिस तरीके से नेतृत्व संभाला उनके बारे में कि लोगों ने रोलक टैक्स कानून में से बिजली की तरह गिरा। युद्ध के दौरान सरकार ने भारत की जनता से जनतंत्र का विस्तार करने का वादा किया, मगर यह कानून एक बेरहम मजाक था। जैसे कि भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे गए। लोकतांत्रिक प्रगति तो नहीं हुई मगर नागरिक स्वतंत्रताएं और भी कम कर दी गई। देश में असंतोष फैल गया और इस कानून के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ और इस आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इस नए नेता ने पुराने नेताओं की एक बुनियादी कमजोरी को खूब पहचाना और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से लड़ते हुए उन्होंने संघर्ष का एक नया रूप, असहयोग और एक तकनीक सत्याग्रह का विकास किया और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें भारतीय किसानों की समस्याओं और मानसिकता की बुनियादी समझ भी थी और उनके साथ हमदर्दी भी। इसलिए वे कांग्रेस किसानों को आकर्षित कर राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य धारा में लाने में समर्थ रही। इस तरह से भारतीय जनता के सभी वर्गों में उभार कर उनको एकता में कायम करके एक जुझारू राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने में समर्थ रहे थे। अब आता है गांधी जी और उनके विचारों के बारे में बात की जाए तो एक तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में एक संक्षिप्त की के तौर पर जाने कि इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया, जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों ने भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मजदूरों और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था और उन्होंने पंजीकरण कराना चुनाव कर देना पड़ता था। उनको गंदी और भीड़ भरी उन बस्तियों में रहना होता था जो उनके लिए निर्धारित थी। कुछ दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में एशियाई और अफ्रीकी लोगों ने रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और न ही सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे और गांधी जी इन स्थितियों के विरोध में चलने वाले संघर्ष के शीघ्र ही नेता बन गए और 1893-94 में वे दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारियों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। मगर 2 दशकों से लंबा यही वह संघर्ष था जिसके दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक का विकास किया और उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी, शांति प्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर लेता है और वह गलत काम करने वालों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वह हंसकर कष्ट सहना करता है। यह संघर्ष उनके सत्य प्रेम का ही अंग है, लेकिन बुराई के विरोध करते हुए उन्हें बुरी से प्रेम करता है और एक सच्चे सत्याग्रही कोई व्यक्ति कोई घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा एकदम निडर होता है, चाहे जो परिणाम हो वह बुराई के सामने नहीं झुकता। गांधी की दृष्टि से अहिंसा कायरों को कमजोर और अस्त्र नहीं है, केवल निडर और बहादुर ही लोग इसका उपयोग करते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार करते हैं और 1920 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक प्रसिद्ध लेख में लिखते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसा कि हिंसा पशु का धर्म है। मगर केवल अकायरता और हिंसा के किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा, क्योंकि भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे और इसके बजाय मैं उसके सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते दिखना अधिक पसंद करूंगा। एक जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की है कि सत्य और अहिंसा ही ऐसा अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करता हूँ और मैं किसी पर मानवीय शक्ति का दावा नहीं करता। ऐसी कोई भी शक्ति मुझ में नहीं है। गांधी जी के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण पक्ष भी था कि वे विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं रखते थे। उनका सत्य अहिंसा दर्शन जोशीले भाषणों और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए था। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गांधी जी को अटूट भरोसा था। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में उनकी संघर्ष करने वाली साधारण लोगों ने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि इन महान स्त्री पुरुषों की प्रेरणा मैंने दी, मगर मैंने इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर उल्टे जरा से इनाम की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले इन सीधे साधे लोगों ने मुझे प्रेरणा दी और मुझे अपनी जगह पर अडिग रखा, जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा, अपनी महान श्रद्धा के द्वारा, महान ईश्वर में अपने विश्वास के द्वारा मुझसे वह सब कराया जो कर सकता था। इस तरह 1942 में जब उनसे पूछा गया कि साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया कि लाखों लाख मूक जनता की शक्ति के द्वारा। और गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे और पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश में भ्रमण किया और भारतीय जनता को दशा को समझा। उन्होंने 1916 ईस्वी में
अहमदाबाद में गुजरात साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उन्होंने मित्रों को अन्यायियों के रहकर सत्य हिंसा को समझना व्यवहार करना पड़ता था और उन्हें संघर्ष की अपनी एक नई विधि के साथ प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। अब आता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ और 2017 में इसके 100 वर्ष पूर्ण हुए थे। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया गया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों को यूरोपीय नील्हे बेहद अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन में 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन्हें नील्हों द्वारा तय दामों पर नील बेचना होते थे। इसी तरीके से परिस्थितियों में पहले बंगाल में ही रही, मगर 1859 से 61 में के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहाँ के किसानों में नील्हे साहिबों को मुक्ति पा ली थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी सहायता करने के लिए निमंत्रण दिया और गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे। किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे, जिन्हें जिले क्रोधोन्मत्त अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल मुकदमे के लिए तैयार रहे। सरकार ने मजबूर होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया और एक जांच समिति बिठाई, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे और अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें काफ़ी कमी आई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली और चंपारण में उन्होंने भयानक गरीबी देखी, जो कि शर्ती किसानों के जीवन का अंत थी। अब आता है अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के बारे में कि सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों में एक विवाद हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने मजदूरों की न्यूनतम 35% वृद्धि की मांग करने के लिए इसके लिए हड़ताल पर जाने के लिए राय दी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग ना करें। मजदूरों के हड़ताल जारी रखने के संकल्प में बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। उनके अनशन से मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नरम पड़कर मजदूरी 35% बढ़ाने पर सहमत हो गए। अब आता है सन 1918 में गुजरात के खायड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने और एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूलने को उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं होगी तब तक वह लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर सरकार के पास पहुंची तो उन्होंने किसानों के लगान वसूलने के आदेश दिए और वे जो लगान दे सकते थे तभी यह संघर्ष वापस ले लिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं के नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा में किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने हुए थे। इन अनुभवों से गांधी जी को जनता के घनिष्ठ संपर्क ला दिया और वे जीवन भर के उनके हितों के सक्रिय रूप में रक्षा करते रहे और वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन में एकाकार कर लिया और जल्द ही वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विरोधी भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी के 3 दूसरे लक्ष्यों में भी जय वे जान से प्यारे थे। इसमें पहला था हिंदू मुसलमान एकता, दूसरा था छुआछात विरोधी संघर्ष, तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का सुधारना। और अपने लक्ष्यों की उन्होंने एक बार संक्षेप में इस प्रकार लिखा कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें एक सबसे निर्धन व्यक्ति भी अपने देश में को समझे, इसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हो, और एक ऐसा भारत हो जिसमें लोगों की कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना हो, जिनमें सभी समुदाय पूरे सद्भाव के साथ रहते हों। इस प्रकार के भारत में छुआछूत नामक कोड के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार होंगे और मेरे सपनों का भारत यही होगा। गांधी जी की धर्म पढ़ाए हिंदू और मगर उनका सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उनके द्वारा लिखा गया था कि भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह हिंदू है, ना ही इस्लामी, ना ही कोई यहाँ और संस्कृति, यह सबका समन्वय हो। वे चाहते हैं कि भारतीय अपनी संस्कृति में पूरी तरह लीन हो, मगर दूसरी विश्व संस्कृतियों में जो कुछ अच्छे तत्व मिलते हैं उन्हें स्वीकार करें। और उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देशों की संस्कृतियों के बारे में मेरे घर से गुजरे, लेकिन इनमें से किसी बेयार के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं। दूसरों के घरों में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में गांधी जी के द्वारा ये अपने एक उदाहरण के तौर पर दिया गया। अब आता है रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के बारे में कि दूसरे राष्ट्रवादियों द्वारा गांधी जी को रोलेक्ट कानून में धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिनके सदस्यों में इस कानून का पालन न करने और गिरफ्तारी और जेल का सामना करने की शपथ ली। संघर्ष का यह एक नया रूप था जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन चाहे नरमपंथियों के नेतृत्व में हुआ हो या गर्मपंथियों के नेतृत्व में अभी तक व्यापक नहीं हो पाया था। बड़ी सभाएं और प्रदर्शन सरकार के सहयोग करने से
इनकार, विदेशी वस्त्रों, स्कूलों का बहिष्कार, व्यक्तिगत आंदोलन, कार्यवाही, अभी तक राजनीतिक कार्य में यही रूप राष्ट्रवादियों को ज्ञात था। सत्याग्रह ने फौरन ही आंदोलन को एक नई और उच्चतर स्तर को उठा दिया और अब मात्र आंदोलन करने और अपने असंतोष और क्रोध को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की जगह अब राष्ट्रवादी सक्रिय कार्य भी कर सकते थे। इसके अलावा इस विधि को किसानों, दस्तकारों और शहरी गरीबों के राजनीतिक समर्थन पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ा और गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने गाँवों में जाने का आग्रह किया और उन्होंने राष्ट्रवाद को अधिकाधिक साधारण जनता की ओर मोड़ा और खादी यानी कि घर में सूत काट कर घर में बुना कपड़ा इस रूपांतरण का प्रतीक थी और जल्द ही यह राष्ट्रवादियों का लिबास बन गया और श्रम की महिमा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के लिए गांधी जी ने स्वयं रोज सूत काटते थे और उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तभी संभव है जब तक जनता नींद में जाग उठे और राजनीति में सक्रिय हो, और जनता ने भी गांधी जी के आह्वान को जोरदार स्वागत दिया। वर्ष 1919 में मार्च और अप्रैल महीने में भारत ने अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण अपनाया और लगभग पूरा देश एक नई शक्ति के रूप में उभर उठा और हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान एकता के नारों में हवाओं में गूंजने लगे तथा पूरे देश में बिजली की लहर दौड़ गई और भारतीय जनता विदेशी शासन और अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं थी। अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि सरकार इस जन आंदोलन को कुचल देने की आमदा थी। बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली तथा दूसरे नहरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियों और गोलियों का प्रहार हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया और सरकार ने जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन करने का निश्चय किया और इस प्रकार सरकार ने आधुनिक इतिहास में इसमें भयंकर राजनीतिक अपराध भी किया। पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने शहर की जनता के आतंक द्वारा बस में करने का निश्चय किया और जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें निकलने का केवल एक ही रास्ता था। शेष 3 ओर से यह मकानों से घिरा हुआ था और डायर ने बाग को फौज पर द्वारा घेर लिया और निकास द्वार पर एक फौजी दस्ता खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने अपने फौजियों और राइफल और मशीन गनों द्वारा भीड़ में पर गोलियां बरसाने का हुक्म दिया और वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हों। हजारों लोग मारे गए और इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों को अत्यंत जंगली किस्म के अत्याचार ढाए गए। एक उदारवादी वकील शिव स्वामी अय्यर ने थे, जिन्होंने सरकार उन्हें नाइट की उपाधि दी थी और पंजाब के अत्याचारों के बारे में लिखा है कि जलियांवाला बाग में लोगों के बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों को कत्लेआम गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरुखी, जो लोग बिखर कर भागने लगे थे उन पर मशीन गनों से गोलीबारी, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों को उपस्थिति जताने के लिए 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश, 500 छात्रों के प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, 5 से 7 वर्षों की स्कूली बच्चों को डंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, 6 सप्ताहों पर तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों को गिरफ्तारी और नज़रबंदी, इस्लामिया स्कूल की 6 सबसे बड़े बच्चों को कोड़ों की मार केवल इसलिए कि वे स्कूली बच्चे थे, बड़े बच्चे थे। गिरफ्तार लोगों ने खुलेआम बंद रखने के लिए बड़े पिंजड़े का निर्माण, दंड के नए नए स्वरूपों का आविष्कार जैसे सड़क पर रेंगने चलने के आदेश, कूदते हुए चलने के आदेश आदि को नागरिक और सैनिक किसी भी कानून प्रणाली के लिए अज्ञात है। लोगों को एक तरीके से एक ही बेड़ी में आपस में जकड़ कर रखना और उन्हें खुली ट्रैकों के 15-15 घंटों तक रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाज़ों और लेविस्कनों और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम तामझाम का उपयोग और लोगों को बंदी बनाना तथा गैर हाजिरी लोगों को हाजिर कराने और उनकी संपत्ति जब्त या नष्ट करना और हिंदू मुस्लिम एकता के परिणाम को जताने के लिए एक हिंदू मुस्लिम की एक बेड़ी में जकड़ कर रखना है। इस तरीके से ये सब जो थे वह मार्शल लॉ प्रशासन में अनेक घटनाओं में से कुछ एक थे जिनमें पंजाब में आतंक राज कायम किया और जनता को हिलाकर रख दिया। पंजाब की घटनाएं जब लोगों को ज्ञात हुई तो पूरे देश में भय की लहर दौड़ गई। साथ ही साम्राज्यवाद तथा विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे उनके पर्दे के पीछे छिपे घिनौने चेहरे और बर्बरता का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। और जनता ने इस कष्ट का वर्णन महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है और इनके विरोध में उन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी और उन्होंने कहा घोषणा की कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल
संदर्भ में हमारे सर्व को उजागर करते हैं और मैं तब तक मेरा सवाल है कि सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर उन्हें देशवासियों के साथ खड़े होना चाहता हूँ और उन्हें तथाकथित क्षुद्रता के कारण मानव जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। अब आता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो कि 1919 से 1922 के बीच में हुआ था। कि खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा बही। पहले भी देख चुके हैं कि शिक्षित मुसलमानों ने नई पीढ़ियों और पारंपरिक मौलवियों और धर्मशास्त्रों के एक भाग में अधिकाधिक उग्रपंथी और राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे। लखनऊ समझौते ने हिंदू और मुसलमानों की साझी राजनीतिक गतिविधियों के लिए पहले ही जमीन तैयार कर रखी थी। रॉलेक्ट कानून विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन ने समूची भारतीय जनता को एक समान प्रभावित किया और हिंदू मुस्लिम दोनों की राजनीतिक आंदोलन ला दिया। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था और वे दिल्ली की जामा मस्जिद में नवंबर से अपना उपदेश देव और इसी तरीके से अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी। अमृतसर में यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन का कारण थी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की एक ही बेड़ियां पहचान गई, एक ही जमीन पर रेंगकर चलने के आदेश दिए गए और एक ही साथ पानी पीने को कहा गया था। जब एक हिंदू औरत किसी मुसलमान के हाथों से पानी नहीं पीता था तो उसमें मुसलमानों के बीच में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति की खिलाफत को शक्ल थी और यह कार्य मूलभूत ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के वादे के विपरीत था कि हम तुर्की की एशिया माइनर और थ्रेस की उस प्रसिद्ध और समृद्ध भूमि में से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर सकते, जो कि नस्ली दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्क हैं। मुसलमानों का यह मत था कि तुर्की के सुल्तान को अनेक लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों को प्रमुख मानते थे। उनकी स्थिति पर आँच नहीं आनी चाहिए और शीघ्र ही अली भाइयों जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित हो गई और देश व्यापारी आंदोलन को छेड़ दिया गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में फैसला लिया गया, अगर उनकी मांगें न मानी गईं तो वे सरकार के सहयोग करना बंद कर देंगे और इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व था। उन्हें राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय आंदोलन और उनके आंदोलन का पूरा समर्थन किया और अपनी तरफ से लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने का, मुसलमान जनता को राष्ट्रीय आंदोलन का सुनहरा अवसर जाना। इस तरीके से ये स्थितियाँ रहीं। इस गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा और उन्होंने 1920 में आरंभ की घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों से संतुष्ट नहीं करते हैं तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। और वास्तव में गांधी जी शीघ्र ही से खिलाफत आंदोलन के एक नेता के रूप में उभरे और जून 1920 में इलाहाबाद के सभी दलों में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों में बहिष्कार का एक कार्यक्रम किया गया और खिलाफत आंदोलन को 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और कुछ ही सप्ताह पहले इसमें भयानक नुकसान हुआ था और 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था और जल्द ही इस कमी को गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पूरा किया और कांग्रेस ने गांधी जी के इस योजना को स्वीकार कर लिया और जब तक पंजाब के और खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती स्वराज्य स्थापित नहीं होगा। इससे सरकार को असहयोग किया गया और इस तरीके से फौरन ही कांग्रेस वालों ने चुनाव के नाम से वापस ले लिए तथा जनता ने अधिकांशतः उसका बहिष्कार किया। सरकार और उसके कानून के इस अत्यंत शांतिपूर्ण उल्लंघन के इस निर्णय को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित किया गया और गांधी जी ने नागपुर में घोषणा की कि ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करनी चाहती है तो साम्राज्य को नष्ट न करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान में परिवर्तन किए गए और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अब भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। इसमें कांग्रेस एक निरंतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उनके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उनके उपकरण भी मिल गए। कांग्रेस का संगठन अब गांवों, कस्बों, छोटे कस्बों, मोहल्लों तक फैलने लगा और सदस्य शुल्क घटाकर प्रति वर्ष 4 आने कर दिए गए ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोगों में सदस्य बने रह सकें। कांग्रेस का चरित्र बदल गया और वह विदेशी शासन से मुक्ति और राष्ट्रीय जन संघर्ष में जनता की
की संगठनकर्ता और नेतृत्व बन गई। उन दिनों का उल्लास और उत्साह कुछ विशेष ही था, क्योंकि अब सोया हुआ शेर उठने वाला था। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। साथ ही कुछ पुराने नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ दी थी और राष्ट्रीय जनता या राष्ट्रीय आंदोलन में जो नया मोड़ आया था उन्हें पसंद न था। वे आंदोलन तथा राजनीतिक कार्यकलापों के उस पुराने ढर्रे में विश्वास करते थे जो कानून की चार दीवारी का रत्ती भर भी उल्लंघन ना करे। वे जनता के संगठन, हड़तालों, कामबंदियों तथा जुझारूपन और कानून सिकनी संघर्ष के दूसरे रूपों में विरोधी थे, जिनमें लोगों ने कांग्रेस के छोड़ी और मोहम्मद अली जिन्ना, GS खारपेड़, बिपिन चंद्र पाल यानी बेसेंट इसमें प्रमुख थे। 1921 से 22 में भारतीय जनता के एक अभूतपूर्व हलचल का दौर से गुजरी और हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूलों कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों में प्रवेश लिया। यही समय था जब अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। जामिया मिलिया के बाद में दिल्ली चला गया और इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय जैसे विख्यात व्यक्ति शिक्षक के कार्य करते थे। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालत छोड़ दी। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, C राजगोपालाचार, सरदार पटेल, T प्रकाशम और आसफ अली जैसे लोग शामिल थे, जो असहयोग आंदोलन में तिलक स्वराज कैंप स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा हो गया, जिनमें बहुत उत्साह दिखाया और गैरों और जीवों को खुलकर दान दिया। विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया और पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। स्वदेशी स्वतंत्रता का प्रतीक हो गया और जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पर रद्द करके खिलाफत आंदोलन में घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में नहीं भर्ती होगा, और सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया और गांधी ने फौरन आह्वान किया कि इस प्रस्ताव को सैकड़ों भावनाओं से या सैकड़ों सभाओं में पढ़कर सुनाया जाए। कांग्रेस ने अब आंदोलन को और ऊंचे स्तर तक ले जाने का फैसला लिया और हर एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अनुमति दी कि उनकी राय में इस प्रांत की जनता तैयार हो और नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का आंदोलन आरंभ हो सकता है। करों का भुगतान और रोकने का आंदोलन भी शामिल किया गया। सरकार ने एक बार फिर दमन का सहारा लिया। तब तक कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवक निचले स्तरों में हिंदू और मुसलमान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकताबद्ध करने के साथ साथ ड्रिल का आयोजन करने लगे और ये सारे ड्रिल गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। और 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सारे राष्ट्रवादी नेता और 3000 दूसरे लोग जेल में बंद कर दिए गए। और 1921 में ब्रिटिश शासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत भ्रमण पर आए तो उनका स्वागत बड़े विरोध प्रदर्शन द्वारा किया गया और सरकार ने उनसे निवेदन किया था कि जनता और राजा महाराजाओं में वफादारी की भावना जगाने के लिए भारत की वे यात्रा पर आए हुए। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपना दृढ़ मत दोहराया और जब तक पंजाब और खिलाफत की गलतियों की भरपाई नहीं की जाती थी, स्वराज्य स्थापित नहीं होता था। वह पहले ही अधिक जोरदार ढंग से अहिंसक आंदोलन, असहयोग का आंदोलन जारी रहा और इस प्रस्ताव में सभी भारतीयों, खासकर छात्रों से आग्रह किया गया था कि वे स्वयंसेवक संगठनों में भर्ती होकर चुपचाप और बिना किसी प्रदर्शन के अपनी गिरफ्तारी करें और ऐसे सभी सत्याग्रहियों को मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक रहने, हिंदू, मुस्लिम, सिखों, पारसियों, ईसाइयों, यहूदियों में एकता की भावना मजबूत बनाने और स्वदेशी का व्यवहार करने और केवल खादी पहनने की शपथ लेनी पड़ती थी। इस तरीके से संयुक्त प्रांतों के कुछ भागों में बटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित मांगें पूरी करने के लिए इनकार कर दिया था और पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा खत्म करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहा था। और असम में चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की, मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड कर देने से इनकार कर दिया और चिराला की पूरी जनता नगर पालिका के कर चुकाने में इनकार करके सरकार शहर छोड़ चुकी थी। पेडन्नापाड़ू में गाँव के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। डुंडीराला गोपालकृष्णन ने नेतृत्व में गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ और उत्तरी केरल के मारावाल क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारी आंदोलन छेड़ दिया। और फरवरी 1919 में वायसराय ने विदेश सचिव को पत्र लिखा कि शहरों में निम्न वर्गों का असहयोग आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। और 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए तो प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता तो वे करों की गैर अदायगी समेत सामूहिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे।
और 5 संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी को चोरी चूरा नामक गांव में 3000 किसानों को एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली जलाई और क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस पर थाने पर हमला करके उनमें आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसके पहले भी देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं पहले से ही हो चुकी थी तथा गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश से इस आंदोलन में आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। और उन्हें विश्वास था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके और यह समझ ना तो नागरिकों अवज्ञा आंदोलन को सफल नहीं हो सकती और हिंसा ने उनका कोई संबंध नहीं है। इस बात के अलावा शायद ही उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को कुचल सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 12 फरवरी को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर मीटिंग की और एक प्रस्ताव द्वारा उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता था। और उन्होंने कांग्रेस जन से आग्रह किया कि वे अपना समय चरखा को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने, हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने में रचनात्मक कार्यों में लगाए। और बारडोली के प्रस्ताव ने पूरे देश को सख्ती में डाल दिया। आश्चर्यचकित राष्ट्रवादियों ने इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई और कुछ तो पूरी श्रद्धा थी और उनका विश्वास था कि आंदोलन पर रोक संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का ही भाग है। परंतु दूसरे ने, खासकर युवक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन के रोके जाने का निर्णय विरोध किया। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के एक अत्यंत लोकप्रिय युवक नेता और उन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर छूने वाला था उस समय में पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। महात्मा जी के प्रमुख सहयोगी देशबंधु पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जो सब जेलों में थे, इस सामूहिक खिन्नता में भागीदार थे। वे उस समय देशबंधु के साथ था और मैंने देखा कि जिस समय महात्मा गांधी बार बार गोलमाल कर रहे थे उस समय क्रोध और दुख से आपे बाहर हो रहे थे। इस तरीके से यह इनके सुभाष चंद्र बोस ने कहा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जनता और नेतागण दोनों ने गांधी जी की आस्था की और वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। खुलकर विरोध किए गए उन्होंने उनके फैसले को स्वीकार किया और इस तरह पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन ही समाप्त हो गया। और इस नाटक का आखिरी अंक यह था कि स्थिति का पूरा लाभ उठाकर सरकार ने तीखा प्रहार करने का निश्चय किया और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उनके पर सरकार के प्रति असंतोष भड़कने का आरोप लगाया और गांधी जी को 6 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्होंने जो बयान दिया उसके कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया और अभियोग पक्ष में आरोपों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है और मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है कि उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है वह दी जाए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के एक समर्थक से उसके एक कट्टर आलोचक के रूप में रूपांतरण की विस्तार से व्याख्या की और अंशपूर्वक में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था उससे कहीं अधिक उस असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया। निहत्थे भारत के किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है और वह इतना निर्धन हो चुका है कि अकालों के प्रतिरोध के लिए उसमें शायद ही कोई शक्ति बची हो। नगरवासियों को शायद ही पता हो कि भारत की आधे पेट खाकर जीवित रहने की जनता किस तरह से जीवनहीन हो जाती जा रही हो। शायद उन्हें पता हो कि जो क्षुद्र आराम उन्हें प्राप्त है वह उस काम की दलाली है जो विदेशी शोषक के लिए करते हैं और यही मुनाफा दलाली जनता से चूसी जाती है। और शायद ही उन्हें महसूस होता है कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार जनता के शोषण के लिए चलाई जाती है। और इसमें बड़ा दुर्भाग्य यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा देश के प्रशासन में लगे उनके भारतीय सहयोगियों को यह नहीं मालूम था कि वह वही अपराध कर रहे हैं जिनका वर्णन करने पर का मैंने प्रयास किया। और मुझे विश्वास है कि अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारी से साथ मानते हुए हैं और वे दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक को यहाँ लागू कर रहे हैं और यहाँ भारत की धीमी गति से ही सही निरंतर प्रगति कर रहे हैं और ये नहीं जानते हैं कि एक और आतंकवाद की एक सूक्ष्म प्रभावशाली प्रणाली और शक्ति के संगठन प्रदर्शन और दूसरी में जवाबी आक्रमण या आत्मरक्षा की सारी शक्तियों से वंचित कर दिए के जाने के कारण जनता को शक्तिहीन बना दिया जाए और इसमें अनुकरण की आदत पैदा कर सकती है। निष्कर्ष रूप में गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। न्यायाधीश ने कहा कि वह गांधी जी को वही दंड दे रहे हैं जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दिया हुआ था। खिलाफत का प्रश्न जो था वह जल्द ही अप्रासंगिक हो गया और तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और नवंबर 1922 में
सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया और कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए और उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए अधिक कदम उठाए। उसने खिलाफत समाप्त कर दी और संविधान में इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया और उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिए, यूरोपीय ढंग के कानून बनाए, खेती के किसानों तथा आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कदम उठाए और सभी धर्मों में खिलाफत आंदोलन की बुनियाद को नष्ट कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के खिलाफत आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें नगरों में मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह देश के उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह और उल्लास का जो वातावरण था उसे बनाने में इतना भी एक हद तक योगदान था। इस तरीके की स्थिति ये देखने को मिली और यहाँ यह बात ध्यान देने की है क्योंकि असहयोग और नागरिक अविद्या आंदोलन दोनों असफल हो रहे थे, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में मजबूत हुआ। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन अब देश के दूर दराज के स्थानों पर पहुंच गया। लाखों लाख किसान और दस्तकार, शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। स्त्रियां आंदोलन में उतरी और लाखों लाख स्त्री और पुरुष राजनीतिकरण और सक्रिय में भारतीय आंदोलन में क्रांतिकारी चरित्र के रूप में रहे। ब्रिटिश शासन की दो धारणाएं आधारित थी इसमें कि प्रथम यह थी कि अंग्रेज भारतीयों के भले ही भारत में शासन कर रहे हों, और दूसरी आती है कि अजय था और इसे उखाड़ फेंकना असंभव था। जैसा कि पहली धारणा की चुनौती में नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने दे दी थी और जिन्होंने उपनिवेश शासन की एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना सामने रखी थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ कि आलोचना को भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों, प्रभात फेरियों और समाचार पत्रों द्वारा जोशीली आंदोलनकारियों ने जन जन तक पहुँचा दिया था। इस तरीके से ब्रिटिश शासन की अजेयता की धारणा को चुनौती सत्याग्रह और जनसंघर्ष मिली और जैसा कि भारत की एक खोज में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है कि गांधी जी की शिक्षा का मूल तत्व निर्भीकता थी और शारीरिक साहस ही नहीं बल्कि मन में भी भय का अभाव था। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग भय था, व्यापक दमतोड़, गला घोंटू भय, सेना पुलिस चारों ओर फैली खुफिया पुलिस का भय था, अधिकारी वर्ग का भय, सर्वमकारी और जेल का भय, बेरोजगारी और भुखमरी का भय जो हमेशा आसपास मंडराते रहते और यही भय सर्वव्यापी भय था जिनके खिलाफ गांधी जी ने शांत और दृढ़ बाड़ी पूंजी और यह भय ना करा। असहयोग आंदोलन का प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से भय की भावना उड़ गई और भारत में ब्रिटिश जनता की हैवानी ताकत अब उनके लिए डर कर ना सके। 1920 में गांधी जी ने घोषणा की हुई थी कि संघर्ष आरंभ हुआ है, एक समझौता विहीन संघर्ष है, चाहे वह 1 माह चले या 1 साल या कई साल चले। अब आता है स्वराज्यवादी के संदर्भ में, जो कि 1922 से 1928 के दौरान भारतीय राजनीति में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली और इसके अलावा जिन नेताओं ने यह फैसला करना चाहा वह आंदोलन में निष्क्रिय रूप से उभरा। एक विचार के प्रतिनिधि के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नई प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया और उनका कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडल का बहिष्कार समाप्त करके उनके भाग लेने और सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए। अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी और दूसरे लोगों ने विधानमंडलों में जाने का विरोध किया और उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने के लिए जनता के बीच काम की अपेक्षा एक ही होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और राजनेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता होगी। ये लोग चरखा चला रहे, चरित्र निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा, गांवों और गरीबों के बीच निचले स्तर पर कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर देता रहे और उनका कहना था कि इससे देश धीरे धीरे जनसंघर्ष के दौर पर तैयार हो रहा है। दिसंबर 1922 में दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास थे, मोतीलाल नेहरू इनके सचिवों में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना पड़ा और इसमें कांग्रेस ने सभी कार्यक्रम को स्वीकार किया और एक बात को छोड़कर यह पार्टी कांग्रेस के कौशल चुनाव में भाग लेते थे। स्वराज पार्टियों तथा अपरिवर्तनवादियों के बीच अब एक तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ और गांधी जी ने स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए, मगर वे भी इसमें एकता कायम करने में असफल रहे। लेकिन दोनों ही पक्ष सूरत में 1907 में हुए विभाजन के एक कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे और गांधी जी की सलाह पर दोनों समूहों ने कांग्रेस में रहकर अलग अलग ढंग से काम करने का फैसला लिया हुआ था। इस तरीके की ये स्थिति रही और इसी बीच में एक अपरिवर्तन शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में भी लग गए और इस कार्य को प्रतीक के रूप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए जिसमें युवा, स्त्री, पुरुष चरखा खाती प्रोत्साहित करते थे, निचली जाति और आदिवासी जनता के बीच काम करते थे और ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए जिनमें युवक युवतियों में उपनिवेश विरोधी विचारधारा प्रशिक्षित किया जाता था। स्वराज और अपरिवर्तनवाद भले ही अपने अपने ढंग से काम कर रहे हों लेकिन उनके बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था।
चूँकि दोनों के परस्पर अच्छे संबंध थे और दोनों ही एक दूसरे को साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र स्वीकार करते थे, इसलिए बाद में जब एक नई राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों आसानी से एकजुट हो गए। और इस बीच जून 1925 में चित्तरंजन दास ने निर्धन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराजवादियों में एक गहरा धक्का लगा। असहयोग आंदोलन जब उतार पर आया तो जनता की कुंठा भरी भावना ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता का अपना घिनौना सिर उठाने लगी और इसमें 1923 के बाद देश में एक सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू मुस्लिम महासभा दिसंबर 1917 में स्थापित होकर फिर से सक्रिय हुए और नतीजा यह हुआ कि पहले भारतीय हैं और यह भावना काफ़ी पहले से ही चली आ रही थी। इसका गहरा धक्का लगा। स्वराजवादी पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और दास कट्टर राष्ट्रवादी थे। मध्यम सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को विभाजित कर दिया और प्रत्युत्परवादी कहे जाने वाले लोगों में एक वर्ग ने सरकार ने अपना असहयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके और इस गुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केलकर शामिल थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू पर हिंदुओं का धोखा देने और हिंदू विरोधी होने और गौहत्या का पक्ष लेने, गौमांस खाने का आरोप लगाया और सत्ता के टुकड़ों को हथियाने के लिए लड़ने में मुस्लिम संप्रदायवाद भी पीछे नहीं रहे। गांधी जी ने बार बार जोर देकर कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का हर काल में और सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए। दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में सितंबर 1924 को 21 दिन का उपवास किया गया और उनके प्रयासों में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। देश में स्थिति सचमुच गंभीर थी और राजनीतिक उदासीनता जो थी वह आम बन हो गई थी। मई 1927 में गांधी जी ने लिखा कि प्रार्थना और प्रार्थना प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है, लेकिन राष्ट्रीय उभार की शक्तियाँ चुपके चुपके बढ़ रही हैं और नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई तो उस समय भारत इस अंधेरे में फिर निकला और राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग आरंभ होगा। अब यहाँ पर ये आपका राजनीतिक संघर्ष का जो 1919 से 1927 तक का सेशन है वो फिनिश होता है। अब आता है दूसरा 1927 से 1947 तक के काल को। नई शक्तियों के आविर्भाव के संदर्भ में देखा जाए तो 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन ने फिर से शक्ति पाने के अनेक संकेत देखे। इसी बार समाजवाद की एक नई प्रवृत्ति का भी उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। राजनीतिक दृष्टि में इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के रूप में उभर कर आई और एक नई प्रवृत्ति ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इस वामपंथ ने अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक सीमित नहीं रखा, साथ ही उसने पूंजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का भी सवाल था। भारत में नौजवान सक्रिय हो रहे थे। पूरे देश में नौजवान सभाएं बन रही थी। छात्रों के सम्मेलन हो रहे थे। पहला अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद देश के अनेक दूसरे छात्र संगठन में बने तथा सैकड़ों छात्र युवा सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत के युवा राष्ट्रवादी नेता धीरे धीरे समाजवाद की तरफ आकर्षित होने लगे। देश जिन राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था उनके लिए दूरगामी हल सुलझाने लगे और उनकी पूर्ण स्वाधीनता का कार्यक्रम भी सामने रखा गया, लोकप्रिय बनाया गया और देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना की गई। रूसी क्रांति ने अनेक युवा राष्ट्रवादियों में अपने जोर को आकर्षित किया और उसमें गांधीवादी राजनीतिक विचारों और कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे और वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर जुड़े और उन्होंने मानवेंद्र नाथ राय या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए और इसके लिए चुने जाने वाले भी पहले भारतीय थे। और वर्ष 1924 में सरकार ने मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे को गिरफ्तार करके उन पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार का आरोप लगाया और उन्हें कुछ और लोगों को लेकर कानूनपुर संयंत्र पर मुकदमा चलाया और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और इसके अलावा दूसरे भागों में एक किसान पार्टियां भी बनाई गई। इस तरीके से किसानों और मजदूरों को पुनः हलचल मिल रही थी। इसमें ये बटाईदार जो थे वह संयुक्त प्रांत में बटाईदारों के कानून में संशोधन के लिए बटाईदारों का बड़े पैमाने ने आंदोलन चलाया और ये बटाईदार लगान में कमी, बेदखली से सुरक्षा और कर्ज में राहत चाहते थे। इस तरीके से बारदौली में प्रसिद्ध सत्याग्रह इसी समय ही हुआ था और वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह एक नेतृत्व के रूप में उभरे थे। उन्होंने किसानों को टैक्स न देने के लिए आंदोलन चलाया और अंत में अपनी मांग बनवाने में सफल रहे। इस तरीके से 1928 में अनेक हड़तालें हुई। एक लंबी हड़ताल खड़गपुर की रेलवे वर्कशॉप में 2 माह तक चली। दक्षिण भारतीय रेल मजदूरों ने भी हड़ताल की। जमशेदपुर टाटा के लोहा इस्पात कारखाने में एक हड़ताल हुई। एक हड़ताल के समाधान में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस सब काल में सबसे प्रमुख बम्बई की कपड़ा मिल में हुई और लगभग 1.5 लाख मजदूर 5 महीने से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे।
इस तरीके से एक नई लहर और एक और संकेत क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों में देखने को मिले और अब यह आंदोलन भी समाज की ओर झुक रहा था। और यह असफलता के प्रथम असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ और एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशक्त क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई और सरकार ने इस पर कड़ा प्रतिरोध प्रहार किया और क्रांतिकारी युवकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में मुकदमा चलाया और 17 लोगों को लंबी लंबी जेल की सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई और क्रांतिकारी जल्द ही समाजवादी विचारों के प्रभाव में आ गए और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया गया। और अभी अब धीरे धीरे व्यक्तिगत वीरता के कामों और हिंसात्मक गतिविधियों से भी दूर हटने लगे। लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बर लाठी के कारण एक आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसे पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय लाठियों की चोट से शहीद हो गए और युवक इससे क्रुद्ध हो उठे। और 7 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। हितप्रस्त के नेताओं ने यह भी निर्णय लिया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्यों को जन क्रांति की आवश्यकता के बारे में जनता को बतलाए। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय धारा सभा में एक बम फेंका और उन्होंने एक तरीके से बम से किसी भी को नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसा इन्होंने जानबूझ के किया क्योंकि किसी को भी चोट ना आए और इस काम का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि आतंकवादियों के एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि बम फेंकने के बाद आसानी से भाग निकलते, मगर उन्होंने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार कराया क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। बंगाल में भी क्रांतिकारी आतंक राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर जगी और अप्रैल 1930 के चटगांव सरकारी शस्त्रागार में क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा। इसका नेतृत्व भास्कर सूर्य सेन कर रहे थे और आलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर कोई हमले किए गए। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि उनमें युवतियों की भागीदारी थी और चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के सूचक थे। इस तरीके से सरकार ने क्रांतिकारियों पर तीखा प्रहार किया। भगत सिंह और कुछ लोगों ने सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला और इस युवक में क्रांतिकारियों ने अदालत में किए गए अपने बयानों और निर्भीक और आज्ञापूर्ण व्यवहार में जनता का दिल जीत लिया। उनके बचाव के लिए कांग्रेसी नेता आगे हुए और वे अहिंसा के समर्थक थे। जेलों में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में उनकी भूख हड़तालें खासतौर पर प्रेरणाप्रद थी। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित और सुसंस्कृत व्यवहार किए जाने की मांग की और ऐसी ही भूख हड़ताल 63 दिनों में ऐतिहासिक भूख हड़ताल के रूप में दुबले पतले युवक क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए और जनता के देशव्यापी विरोध में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और फांसी से कुछ दिन पहले जेल में सुप्रिटेंडेंट को लिखे गए एक पत्र में 3 क्रांतिकारियों ने कहा था कि बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की धूम से भी बजेगी और इसका परिणाम निर्णायक होगा और हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें इस पर भी गर्व है। इस तरीके की स्थितियाँ रही। ये मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त जितने भी सदस्य थे उनकी फ़ोटो है। इसमें फ़ोटो कोई स्पष्ट नहीं है, इसको इस तरीके से ही क्योंकि इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है तो इसके कारण स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रही। अंतिम 2 सत्रों में 23 वर्षीय भगत सिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था को व्यक्त किया और लिखते हैं कि किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत और शोषण करते रहेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति है। ब्रिटिश और भारतीय मिलकर ये शुद्ध रूप से भारतीय। और भगत सिंह ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा इसका अर्थ था कि पूंजीवाद और वर्गीय शासन का अंत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1930 के बहुत पहले ही उन्होंने अपने साथियों ने आतंकवाद का त्याग दिया है और 2 फरवरी 1931 को लिखा गया कि राजनीतिक वसीयतनामे में उन्होंने घोषणा की कि देखने में मैंने एक आतंकवाद की तरह कार्य किया लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से यह घोषणा करना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ और शायद अपने क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं कभी आतंकवादी नहीं था।
और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। भगत सिंह पूरी तरीके से चेतन रूप में धर्मनिरपेक्ष भी थे और अक्सर भी अपने साथियों से कहते थे कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना। वर्ष 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की और भाग लिया था। इसके प्रथम सचिव बने। भगत सिंह ने सभा के जो नियम तैयार किए थे उनमें 2 नियम थे कि सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों और अन्य पार्टियों में कोई संबंध न रखना और लोगों को यह समझाना कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इस प्रकार उन्हें सामान्य सहिष्णु की भावना जगाना और इसी विचार के अनुरूप कार्य करना था। चंद्रशेखर आजाद 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस को मुकाबला करते हुए मारे गए और इस पार्क का नाम आज़ाद पार्क रखा गया। सूरसेन भी फरवरी 1923 में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें कुछ घंटे बाद फांसी दे दी गई। इस तरीके से दूसरे क्रांतिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गए और अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिए गए। अंत में तीसरे दशक के अंत में कई राजनीतिक परिस्थितियां उभरने लगी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने इन वर्षों के बारे में लिखा कि कोई ऐसी नई शक्ति अब कार्यरत थी जिसके महत्व को अभी उन लोगों ने पूरी तरह नहीं समझा था और इस दिन का भारत संबंधी ज्ञान 20 से 30 साल पुराना था। इस तरीके से मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूरों और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 3 अंग्रेज भी थे। इन पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहा गया। यह 4 वर्षों तक चला, जिसमें मुकदमे की समाप्ति पर लंबी लंबी जेल सजाएं दी गईं। अब आता है साइमन कमीशन के बहिष्कार के बारे में कि आंदोलन के इस नए चरण को बल मिला जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन के संदर्भ में बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे। इसके उद्देश्य आगे संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और सभी वर्गों के भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि इस बात पर उन्हें सबसे अधिक क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय नहीं रखा गया था और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों में योग्यता और अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। सरकार इस काम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा गया और ऐसा माना गया कि भारत में आत्मसम्मान को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई और वर्ष 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता में डॉक्टर अंसारी कह रहे थे कि उनमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर कदम पर हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किया और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने फैसले के समर्थन किया। वास्तव में अस्थायी तौर पर यह सही साइमन कमीशन ने देश के सभी वर्गों दलों को एक बार फिर एकताबद्ध कर दिया और राष्ट्रवादियों के साथ एकजुटता जतलाने के लिए मुस्लिम लीग ने मिले जुले चुनाव मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार किया और इस शर्तों में मुसलमानों के लिए कुछ सीटें भी आरक्षित रखी गई। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दर्जनों सम्मेलन किए, साझी बैठकें की और इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में आया, जिसके लिए निर्माता मौलीलाल नेहरू थे और 1928 में अंतिम रूप दिया। दुर्भाग्य से कलकत्ता में दिसंबर 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले नेताओं ने इसे लेकर आपत्तियां की और इस तरीके से सांप्रदायिक दलों ने राष्ट्रीय एकता के दरवाजे बंद कर दिए और इस तरीके से राष्ट्रवाद देश की राजनीतिक आधीनता और स्वाधीनता पाने के लिए विदेशी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष चला रहे थे और हिंदू और मुसलमान राष्ट्रवादियों के साथ यह बात नहीं बनी और उनकी मांगें राष्ट्रवादियों के लिए संबोधित थी और दूसरी ओर भी समर्थन और सहायता में आमतौर पर विदेशी सरकार का मुँह ताकते थे। सर्वदलीय सम्मेलन की कार्यवाही से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था साइमन कमीशन के विरोध में जनता का उभार। साइमन कमीशन भारत पहुंचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में उठ खड़ा हुआ। 3 फरवरी को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई और कमीशन जहां जहां भी गया हड़ताल और काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और इस अवसर पर जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन और पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया। अब आता है पूर्ण स्वराज्य के बारे में कि जनता की नई भावना को जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए। दिसंबर 1928 में कांग्रेस सम्मेलन में कलकत्ता में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथ में मेल मिलाप करना था। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इस घटना का एक रोमांचक पहलू भी था कि मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक प्रमुख के रूप में उनका स्थान अब उनके पुत्र ने ले लिया था। इस तरह आधुनिक इतिहास में एक विशिष्ट परिवार की विजय हुई।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक नई जुझारू भावना या आवाज़ मिली जो इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज्य के कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। जब लोग शपथ लेते तो ब्रिटिश शासन की अधीनता को और आगे स्वीकार करना मानवता के प्रति अपराध होता था। इस तरीके से ये एक डायलॉग था जो कि एक 26 जनवरी 1930 को जो शपथ ली गई उसके संदर्भ में, और यहाँ पर ये आपका साइमन गोबैक के संदर्भ में, और यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर हुए उनके स्थल के बारे में बताया गया है कि ये आपके कलकत्ता में कितने हुए, बम्बई में, मद्रास में। तो ये विभिन्न जो स्टेट रहे उनमें किस तरीके से किस जगह पर रहे, ये कांग्रेस के अधिवेशन की उस समय की स्थिति को बताता है। और इस तरीके से साइमन गोबैक में इस तरीके का चित्र दिखाया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये घोषणा पत्र जो तरीके से 1930 में 26 जनवरी 1930 को जारी किया गया था उसके संदर्भ में है। अब आता है नागरिक अवज्ञा आंदोलन के बारे में। दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो था वह 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध गांधी मार्च के साथ आरंभ हुआ। 78 चुने गए अनुयायियों के साथ लेकर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चले और 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर दांडी पहुंचे। उनकी यात्रा, उनके भाषणों और जनता पर उनके प्रभाव की रिपोर्टें प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपती रही। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के सैकड़ों अधिकारियों ने पदों से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और समुद्र तट से मुट्ठी भर का नमक उठाकर उन्होंने इस तरह नमक कानून तोड़ा और इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश शासन के साथ जीने के लिए तैयार नहीं है। और गांधी जी ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन इस देश के नैतिक, भौतिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विनाश के कगार पर पहुंच गया और मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूँ। मैं इस शासन की प्रणाली को नष्ट करने का आमदा हूँ और अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है और हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे मगर इस शासन में रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है। आंदोलन अब तेजी से फैला। पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में कानून तोड़े गए और पूरी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी अदा करने का इनकार कर दिया और देश के हर जगह जनता हड़तालों, प्रदर्शनों, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने लगी और भाग लेने लगी। इसमें लाखों भारतीयों ने सत्याग्रह किया जिसमें उसकी ज़मीन जब्त कर ली गई। और इस आंदोलन में प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी, जिसमें हजारों स्त्रियां घरों के अंदर से बाहर निकलीं और सत्याग्रह में भाग लिया। विदेशी वस्त्रों और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। जुलूसों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आगे आंदोलन बढ़कर भारत के एकदम उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचा और बहादुर और शेरदिल पठानों में जोश भर गया। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खुदमतदार गफ्फार, जिसे ईश्वर के सेवक नाम का संगठन बनाया और जनता के बीच में लाल कुर्ती वाले कहलाने लगे। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। और इस समय पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और इसके नेता चंद सिंह गढ़वाली थे और इसके बदले में सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी जेल सजाएं दी गई। और इस घटना को इसे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना के फैलने के लिए ब्रिटिश शासन के प्रमुख आधार है। इस तरीके से प्रक्रियाएं रही और वर्ष 1932 में युवा रानी पकड़ी गई। मतलब कि नागालैंड में रानी गेंडालुंगी जो थी, इन जैसी वीरांगना का जन्म हुआ। वह 13 वर्ष की अवस्था में बीरबाला ने कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान को विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया था और 1932 में यह पकड़ी गई और इन्हें व्यवसाय कारावास की सजा दी गई। रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा असम के विभिन्न जेलों की अंधेरी कोठरियों में गुजरा। मुक्ति 1947 में स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा मिली और उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में लिखा कि एक दिन आएगा जब भारत को उसे याद करेगा और यह सम्मान करेगा। सरकार ने इस राष्ट्रीय संघर्ष के पहले जैसा ही व्यवहार किया जो निर्मम दमम निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार आदि के द्वारा इसे कुचलने के प्रयास किए गए। गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित किया गया। एक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 110 से अधिक लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल हो गए।
इसी तरीके से पुलिस अक्सर लोगों को खादी या टोपी पहने हुए देखती थी तो उन्हें पीट देती थी। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला सम्मेलन या पहले गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, उसकी कार्रवाइयाँ बेकार की गईं। भारत के बारे में कांग्रेस के बिना सम्मेलन यूं ही था जैसे कि राम के बिना रामलीला। सरकार ने कांग्रेस में किसी सहमति पर पहुंचने के लिए बातचीत शुरू की ताकि कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग ले, और अंत में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसमें सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हो गई और उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया। और तब कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। और अनेक कांग्रेसी नेताओं, खासकर युवक वामपंथी, गांधी इरविन समझौते के विरोधी हो गए, क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग नहीं की। सरकार ने यह मांग तब तक नहीं मानी जब तक कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश भारतीय मांगों को बातचीत के बारे में गंभीर है, और सत्याग्रह की उनकी धारणा यह शामिल थी कि प्रतिपक्षी को हृदय परिवर्तन का अवसर दिया जाए और उनकी रणनीतिक समझ पर आधारित हो। कोई भी जन आंदोलन निश्चय ही बहुत संक्षिप्त होता है और बहुत दिनों तक जारी ना रह सकेगा, क्योंकि जनता की बलिदानी क्षमता अनंत होती है और इसमें कानून विरोधी जन संघर्ष के बाद एक निष्क्रिय चरण आरंभ होता है, जिसमें आंदोलन को कानून की सीमाओं के रहकर चलाया जाता है। इस तरीके से गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमेन स्टेट्स तत्काल देकर उनके आधार पर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांग को मानने से इनकार कर दिया। इस तरीके से इस बीच में अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल गई और विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतीहर पैदावारों में दाम गिर गए थे। लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने संयुक्त प्रांत पर लगान की कमी, बटाईदारों की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया और दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने लगान न देने का अभियान चलाया। उत्तर में सरकार ने 26 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सरकार की मालगुजारी संबंधी नीति को खुदाई खिदमतदार आंदोलन चला रहे थे। 24 दिसंबर को उनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भी धर लिए गए और उन्होंने किसान आंदोलन बिहार, आंध्र मध्य प्रांत, बंगाल और पंजाब में फैल गया और भारत वापस अपने पर गांधी जी के सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। इसलिए गांधी जी ने एक चित्र लगाया और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस गैर घोषित किए गए। इस तरीके से यह स्थितियां चलती रहीं और 1933 में कांग्रेस ने 1 मई 1933 में इसमें एक तरीके से इनको निलंबित कर दिया और इसे वापस 1934 में किया, जिसमें गांधी जी ने 1934 में पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लिया और वायसराय बिवेलगन ने कांग्रेस को 1930 की तुलना में निश्चित रूप से कम अच्छी स्थिति में है और जनता पर उसका प्रभाव घट रहा है, इसके संदर्भ में कहा हुआ था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के वास्तविक परिणाम और वास्तविक प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजनीतिक बंदी जब 1934 में रिहा हुए तो जनता ने उनका वीरों के रूप में स्वागत किया। अब आता है राष्ट्रवादी राजनीति, जो कि 1935 से 1939 के बीच में। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नवंबर 1932 में जब कांग्रेस सरकार ने मजबाधार में थी, तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें हुए विचार विमर्श का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार के कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की स्थापना की और यह संघ या फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों रजवाड़ों पर आधारित था, जिसमें केंद्र ने 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया, मगर रजवाड़ों ने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश भारत केवल 14% जनता को मताधिकार ही प्राप्त था। इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी और उसी के प्रति उत्तरदायी थी और प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को प्रांतीय प्रशासन पर नियंत्रण दिया गया। इस तरीके की व्यवस्था में 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया और इस घोषित लक्ष्य के साथ वह कानून में अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। इस तरीके से फरवरी 1937 में हुए चुनावों में यह बात निश्चित सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस अधिकांश भारी मतों से जीत हासिल की और 7 प्रांतों को जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने, 11 में से 7 प्रांतों में और बाद में 2 प्रांतों में साझी सरकार
बनाई गई। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने और पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। अब आता है कांग्रेस मंत्रिमंडल, जो कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने में एक नया युग आरंभ हुआ और इसमें यह आरंभ करने में एक तरीके से असफल रहा, जिसमें 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे और उनके सहारे उन्हें जनता की दशा सुधारने के लिए सचमुच प्रयास किए गए थे। इस तरीके से यह स्थिति रही जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया, प्रेस और अतिवादी संगठन पर लगे प्रतिबंध हटाए गए, मजदूर संघों और किसान सभाओं को उन्हें काम करने और बढ़ने की छूट दी गई, पुलिस के अधिकार कम किए गए और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों समेत दूसरे राजनीतिक कैदियों को भी बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया। इस तरीके से ये व्यवस्था देखने को मिली जिसमें एक सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना एक प्रमुख मंत्रिमंडल की उपलब्धि रही, जिसमें लोगों को लगा कि वे विजय और सुशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो अभी तक जेलों में बंद थे वे मंत्री के रूप में शासन कर रहे थे, एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी। 1935 से 1939 में काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन ने कांग्रेस ने एक और नया मोड़ मोड़ा था। अब आता है साम्राज्यवादी प्रचारों का प्रसार के बारे में कि इस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे पूंजीवादी देशों और उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी संख्या में गिरावट देखने को मिली। इस तरीके से वह गिरावट नहीं आई तो बल्कि 1929 से 1936 में बीच 2 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गईं, जिसमें सोवियत औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से भी अधिक हो गया। इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवादी समाजवादी आर्थिक योजना के विचार में हो गया। अधिकांश लोग, जिसमें खासकर युवक, मजदूर और किसान, समाजवादी विचारों की ओर खींचने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों में उसका झुकाव निर्धन जनता की ओर बढ़ा। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव में राजनीतिक मंच पर गांधी जी ने के उदय से दूसरे और तीसरे दशकों में एक शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने में यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई और राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर और पूरे देश के बाहर एक समाजवादी भारतीय तस्वीर उभर कर देखने को मिली। इस तरीके से ये रही। 1936 तक आती आती लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस का आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए और खुद को किसानों और मजदूरों के पास लाने का प्रयास किया गया। इसमें सांप्रदायिक नेताओं को दूर हटाने के संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया कि मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याएं और भारत की समस्याएं एकमात्र समाधान समाजवाद है। जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो अस्पष्टता भावनावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक, आर्थिक और अर्थ में करता हूं। इसका मतलब है हमारे राजनीतिक सामाजिक ढांचे एक व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि और उद्योग के निहित स्वार्थों को उन्मूलन, भारत और सामंती और निरंकुश रजवाड़ों की प्रणाली की समाप्ति है। इसका अर्थ है कि एक संकुचित अर्थ को छोड़कर निजी संपत्ति का उन्मूलन तथा वर्तमान मुनाफा प्रणाली की जगह सरकारी सेवा के उच्चतर आदर्श की स्थापना। अंततः इसका अर्थ है कि हमारी सहज वृत्तियों, आदतों, इच्छाओं में परिवर्तन। इसका अर्थ है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में मूलगामी अर्थ में एक भिन्न नई सभ्यता है। तो इस तरीके से ये स्थितियाँ उस समय पर देखने को मिली और 1938 में के अंतर्गत एक कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने इस समय कांग्रेस में आर्थिक योजना का विचार दिया और अपनाया और नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की और एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रही। फिर आते हैं किसान और मजदूर आंदोलन के बारे में, जो कि चौथे दशक में भारत के किसानों और मजदूरों की राष्ट्रव्यापी आंदोलन देखने को मिला। 1920-22 तथा 1930-34 में 2 राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए, जो कि बड़े पैमाने पर इनका राजनीतिकरण हुआ और 1929 में भारत को एक विश्व में जिस पर आर्थिक मंदी की मार पड़ी वह भारतीय किसान मजदूरों की दशा को बिगाड़ दी और 1932 के अंत तक खेतीहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थी। इस तरीके से ये किसानों की स्थिति रही और यहाँ पर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने एक तरीके से देखा जाए तो 1939 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इनके समर्थकों ने वामपंथी फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना की थी और 1939 में वामपंथी में 1/3 वोट को जुटाने का इन लोगों ने समर्थन किया हुआ था। इस तरीके से कांग्रेस और विश्व की घटनाओं को देखा जाए तो 1935 से 1939 के काल की तीसरी प्रमुख बात थी, जिसमें विश्व की घटनाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 1885 में अपनी स्थापना के समय ही कांग्रेस ने कहा था कि अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधनों का प्रयोग न किया जाए।
इस तरीके से धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रसार का एक विरोध आधारित विदेशी नीति विकसित कर ली और फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयता के सम्मेलन में भाग लिया। इस तरीके की स्थिति रही और नेहरू ने इसी सम्मेलन में लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए और 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी और ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगी तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। इस तरीके से ये स्थितियाँ रही और राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा विश्वास था कि भारत का भविष्य इस उन संघर्ष और घनिष्ठतापूर्ण जुड़ा हुआ और एक फांसीवाद तो दूसरी बार स्वाधीनता समाजवाद और जनतंत्र की शक्तियों के बीच छिड़ने वाला और विश्व की घटनाओं के प्रति कांग्रेस के उभरते हुए दृष्टिकोण और दुनिया में भारत की स्थिति चेतना को जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में सामने रखा कि हमारा संघर्ष वास्तव में स्वाधीनता की एक और बड़े संघर्ष का भाग है, जो कि शक्तियों जो हमें प्रेरित करती हैं वे पूरी दुनिया में लाखों दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं और कार्यक्षेत्र में ला रही हैं और संकट की स्थिति में पूंजीवाद से फांसीवाद का रूप ले लिया है। तो इस तरीके की ये स्थितियाँ रहीं। फिर आता है रजवाड़ों की जनता के संघर्ष में कि इस काल का चौथा प्रमुख घटनाक्रम है जो कि राजनीतिक आंदोलन में रजवाड़ों का भी फैल गया। रजवाड़ों ने अधिकांश में आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां नरक जैसी थी, किसान दमन के शिकार थे, मालगुजारी होकर और बहुत अधिक असहाय थे, शिक्षा का कोई खास प्रसार ना था, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएं एकदम पिछड़ेपन की हालत में थी और प्रेस की स्वतंत्रता और दूसरे नागरिक अधिकारों का शायद ही कोई मान ले। रजवाड़ों की आय का बहुत बड़ा भाग राजा और उसके परिवार के भोग विलास पर खर्च होता था। अनेक रजवाड़ों में भूदास प्रथा, गुलाबी और बेगार बोलबाला था और पहले ही पूरे इतिहास में आंतरिक विद्रोह या बाहरी आंदोलन की चुनौतियां इस भ्रष्ट और पतित राजा महाराजाओं की मनमानी में कुछ हद तक नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता में विकास की बाधा डालने और उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी भी राजाओं के इस्तेमाल करने लगे। राजा महाराजा ने अपनी भारी संख्या में किसी जनविद्रोह में आगे आने की सुरक्षा और ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे। इस तरीके से ये राजाओं की स्थिति रजवाड़ों की स्थिति रही। रजवाड़ों की स्थितियों के संदर्भ में 1938 में देखा जाए तो जब कांग्रेस ने अपनी स्वाधीनता के लक्ष्य को परिभाषित किया तो रजवाड़ों की स्वाधीनता भी इसमें शामिल थी और अगले 7 त्रिपुरी अधिवेशन में रजवाड़ों की जनता ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और यह ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने वाले जवाहरलाल नेहरू के 1939 के ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया और रजवाड़ों की जनता के आंदोलन में उस जनता के राष्ट्रीय चेतना पैदा की जिससे पूरे भारत में एक नई एकता की चेतना फैली हुई थी। सांप्रदायिकता के विकास में देखा जाए तो यह 5वां महत्वपूर्ण घटक था, जो कि सीमित मताधिकार और अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं में जो चुनाव हुए वह एक बार फिर अलगाववादी भावनाएं पैदा हुई। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटों पर असफल रही। मुसलमानों के लिए 482 सीटें आरक्षित की गई और कांग्रेस के लिए 26 मिली और केवल 15 पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली, जिनमें ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को ही नहीं मिली। हिंदू महासभा ने बुरी तरह हारी और इसके अलावा जमींदारों और सूदखोरों की पार्टियों ने चुनावों में धूल चाटती नजर आई। इस तरीके से मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया गया और किसान आंदोलन फैल रहे थे और इन दो बातों को देखकर जमींदारी और सूदखोरों की सांप्रदायिक पार्टी को अपना समर्थन देने लगे। इस तरीके से सांप्रदायिक पार्टियां मजबूत होने लगी। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस के घोर विरोधी हो गए और इसने यह प्रचार शुरू किया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है और यह अवैज्ञानिक अनैतिहासिक सिद्धांत का प्रचार किया। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र, उनका एक साथ रह सकना इन सब के लिए असंभव है और 1940 में मुस्लिम लीग का एक प्रस्ताव पारित करके मांग की स्वाधीनता के साथ देश के 2 भाग कर दिए जाएं, पाकिस्तान का नाम एक अलग राज्य बनाया जाए। तो इस तरीके की ये सांप्रदायिकता की भावना उस टाइम पर उभरी और पाकिस्तान को एक डिवाइड करने के संदर्भ में देखा गया। सांप्रदायिकता अंत में देखा गया कि सांप्रदायिकता देश के विभाजन कराने में सफल रही। इस असफलता की व्याख्या कैसे की जाए, इसका एक उत्तर जो प्रायः दिया जाता है कि वह यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत करने और उन्हें साथ लेने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और इस तरीके से सांप्रदायिकता से पाकिस्तान और भारत 2 नामक संप्रदाय में यह गठित हो गया और 1937 से 1939 के बीच कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जिन्ना से मुलाकात करके उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना ने कभी कोई ठोस मांग सामने नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने यह असंभव मांग रख दी थी कि कांग्रेस माने कि वह हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन तभी वह
कांग्रेस से बात करेंगे और कांग्रेस के लिए यह मान स्वीकार करना संभव न था, क्योंकि ऐसा करके वह अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चरित्र को ही छोड़ सकती है। और वास्तविकता यह है कि संप्रदायवाद को संतुष्ट करने में जितने प्रयास किए गए उतने ही अधिक उनमें उग्रता आती गई। इस तरीके से सांप्रदायिक को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक निर्मम राजनीतिक और विचारात्मक संघर्ष चलाने की जरूरत है। इस तरीके की स्थितियां उस समय पैदा हुई और 1947-48 में 46-47 में विभाजन के आगे और पीछे हुए दंगों और सांप्रदायिक शक्तियों के पुनरुत्थान के बावजूद स्वतंत्रता में भारत में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने और मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था और समाज खड़ा करने के असफल रहा। और हिंदू सांप्रदायिक समाज में राष्ट्रवादियों की कतारों तक में गहरी पीठ है, फिर भी हिंदुओं के बीच में एक शक्ति मालूम होती है। इस दौरान 1946 से 47 में धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर अनेक मुसलमानों को बहा गए, और मगर कुछ देश मुसलमान सांप्रदायिक के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इस तरीके की स्थिति रही। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जब जर्मन प्रसारवाद का हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले मार्च 1938 में वह ऑस्ट्रेलिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया था, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने के लिए बाध्य हो गए और भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा में चुने गए सदस्यों के परामर्श के फौरन युद्ध में शामिल हो गई। और राष्ट्रीय कांग्रेस को फांसीवादी आक्रमण के शिकार देशों ने पूरी सहानुभूति दी और वह फांसीवादी विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने के लिए तैयार एक तरीके से हो गई। तथा अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने गए व्यक्तियों के साथ लेकर सीमित पैमाने पर राष्ट्रवाद सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। और सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल ना हो और ब्रिटेन ने युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े, जिसमें वायसराय के नाम पर एक पत्र ने गांधी जी ने इस आंदोलन के उद्देश्यों की व्याख्या की इस प्रकार कि कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोधी है जितना कि कोई अंग्रेज हो सकता है, लेकिन उसकी आपत्ति तो युद्ध में उसकी भागीदारी सीमा तक खींचा जा सकता है। चूँकि आपने भारत सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता और जातिवाद तथा न भारत पर शासन कर रही दोहरी निरंकुशता का कोई अंतर नहीं होता। सत्याग्रह करने वाले व्यक्तियों में विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 15 मई 1941 को 25,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे। और वर्ष 1941 में विश्व की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पश्चिमी यूरोप, अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मन ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और 7 दिसंबर को जापान में पर्ल हार्बर में एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला किया गया और जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया और तेजी से फिलीपींस, हिंद, चीन, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर उसका अधिकार हो गया और इससे युद्ध में भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। और हाल में रिहा हुए कांग्रेसी नेताओं ने जापानी आक्रमण की निंदा की और ब्रिटेन फोरम प्रभावी शक्ति भारतीयों को सौंप दे और युद्ध के बाद पूर्ण स्वाधीनता का वचन दे भारत की रक्षा और राष्ट्रों के हितों में सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। और ब्रिटिश सरकार की युद्ध प्रयासों में भारतीयों ने सहयोग को बुरी तरह से आवश्यकता थी। इस तरीके से यह स्थितियाँ रही जिसमें क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत की जनता रुष्ट हो गई, जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसमें फांसीवादी विरोधी शक्तियों ने अभी भी पूरी सहानुभूति थी और इससे लगता था कि देश में राजनीति की स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर है। अप्रैल और अगस्त 1942 तक लगातार तनाव बढ़ते रहे। जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई और जापानी विजय का भय और जनता और नेताओं में त्रस्त लगने लगे और गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू होते गए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई, यानी बम्बई में हुई और प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत के लाभ और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की सफलता दोनों के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति आवश्यक है। आधुनिक साम्राज्यवाद की शिकार होने के नाते भारत अब समस्या के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि भारत की स्वाधीनता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र को परखा जाएगा। एशिया तथा अफ्रीका की जनगण की आशा और उत्साह का संचार होगा और इस तरह ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत तो तात्कालिक प्रश्न है, जिस पर युद्ध का भविष्य स्वाधीनता जनतंत्र की सफलता निर्भर है। एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता की संघर्ष नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके तमाम विशाल संसाधनों को झोंक कर यह सफलता सुनिश्चित करेगा।
8 अगस्त की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि इसलिए मैं हो सके तो तत्काल और इसी रात में प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। आज दुनिया में झूठ और मक्कारी का बोलबाला है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मंत्रिमंडल या जैसी दूसरी वस्तुओं में वायसराय के से सौदा करने वाला हूँ। मैं मूल स्वाधीनता से कम किसी चीज़ में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। और अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ कि आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम स्वाधीनता पर रहना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। इस तरीके से गांधी जी के द्वारा कहा गया। उस टाइम पे ये लाठीचार्ज का मास अरेस्ट के संदर्भ में एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स जो वीकली आता था उसके संदर्भ में ये प्रमुख संदर्भ लिया गया था। अब आता है कि इसमें 9 अगस्त को बहुत ही तड़के से गांधी जी और उनके दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने गिरफ्तार कर लिए गए, जगहों जगहों पर ले जाए गए। कांग्रेस को फिर से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और पूरे देश को सख्ती में डाल दिया और हर जगह स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़े हुए। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा उसी तरीके से प्रतिक्रिया दी और पूरे देश में कारखानों, कॉलेजों, हड़तालों, कामबंदी हुई और प्रदर्शन पर हुई लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। बार बार गोलीबारी से दमन में क्रुद्ध होकर जनता ने उनके जगहों पर हिंसक कार्रवाइयाँ की। टेलीफोन तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल खाने उखाड़ दी, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल में सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर अनेक शहरों, कस्बों और गाँवों के विरोधियों ने अस्थायी कब्जा हुआ और संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक और बम्बई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली। आमतौर पर छात्र, मजदूर और किसान इस विद्रोह के आधार पर थे, जबकि उच्च वर्गों में लोग नौकरशाह सरकार के वफादार रहे। सरकार ने ओर से 1942 में आंदोलन को चलने के लिए सब कुछ किया और उसके दमन की कोई सीमा नहीं रही और प्रेस का पूरी तरह गला घोंट दिया। इस तरह की स्थितियां रही और यह एक तरीके से अंततः आंदोलन को कुचलने के लिए सफल भी रहे। और 1942 में यह विद्रोह वास्तव में बहुत संक्षिप्त रहा और इसका महत्व इस बात में था कि दिखाया गया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद 1945 के युद्ध में समाप्ति तक देश की राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रहीं और राजनीतिक आंदोलन में सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कई नेताओं ने उनकी जगह ली और ना ही देश को नेतृत्व दे सकता था। और 1943 में बंगाल के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूट पड़ा। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को देश के बाहर एक नई अभिव्यक्ति मिली। सुभाष चंद्र बोस मार्च 1941 में देश से बाहर निकल गए थे। सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे, लेकिन जून 1941 में सोवियत संघ भी जब मित्र राष्ट्रों की ओर युद्ध में उतरा तो जर्मनी चले गए और वे फरवरी 1943 में जापान में चल पड़े और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष चला सके। भारत में स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की और सहायता एक पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी भोज ने की। सुभाष चंद्र बोस में वहां पहुंचने के पहले एक सेना बनाने के लिए कुछ काम जनरल मोहन सिंह को कर चुके थे और इसमें ब्रिटिश भारत की सेना में कप्तान थे। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय तथा मलाया, सिंगापुर, बर्मा ने जापानी सेनाओं द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें आज़ाद हिंद फौज के सिपाही या नेता कहलाते थे, उनके अनुयायी को जय हिंद का मूल मंत्र दिया गया। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। मातृभूमि की स्वाधीनता कराने के विचार से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी आशा करने लगे कि वे स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस बनाकर उनके स्वार्थ मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। 1944-45 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज भी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते समय रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए और इसमें भारत के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने इस रणनीति की आलोचना की और फांसीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा और पूरे देश में उन्हें नेताजी के नाम से सम्मानित किया गया। युद्धोत्तर काल के संघर्ष के बारे में देखा जाए तो अप्रैल 1945 से युद्ध में समाप्त हुआ और इसी के साथ भारत में स्वाधीनता संघर्ष का एक नए चरण की शुरुआत हुई। 1942 के विद्रोह व आज़ाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया। जेलों से राष्ट्रीय नेता जब रिहा हुए तो जनता स्वाधीनता के एक और संभवतः अंतिम संघर्ष की आशा करने लगी
और यह नया संघर्ष आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर चलाई गई मुकदमे के विरोध में था। सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल साहिनवाज, जनरल गुरुदयाल से ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल और दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाने का फैसला लिया। इस तरीके से गद्दार होने का आरोप लगाया गया और दूसरी ओर जनता ने उनका स्वागत राष्ट्रीय नायकों के द्वारा किए गए। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विशाल जन प्रदर्शन हुए और पूरे देश में उत्तेजना से इस आशा से भरा हुआ था कि अब की बार संघर्ष का विजयी होगा और इसमें नायकों को सजा दिए जाने पर छूट नहीं दे सकते थे। ब्रिटिश सरकार भी इस समय भारतीय जनमत को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज ने इन बंदियों को दोषी पाया गया था और मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने की भलाई समझी। ब्रिटिश सरकार के उन बदले रवैयों के अनेक कारण थे। प्रथम युद्ध के कारण विश्व में शक्तियों का संतुलन बदल गया और युद्ध के बाद ब्रिटेन की जगह अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने वाले पक्ष में था और अवश्य, मगर उसकी आर्थिक तथा सैनिक शक्ति बिखर चुकी थी। ब्रिटेन को अब अपने संभालने में ही वर्षों तक लग जाते और इसके अलावा ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार अब लेबर पार्टी की सरकार थी और उनके सदस्य कांग्रेसों की मांगों में समर्थक रहे हुए थे। तृतीय स्थिति थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सरकार को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ की नागरिक प्रशासन में भारतीय सदस्यों और सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा नहीं रह गया था और आज़ाद हिंद फौज की घटना ने दिखा दिया कि देशभक्ति की भावना भारतीय सेना में भी फैल चुकी है, जो कि भारत के ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार है। इस तरीके से आग में तेल छिड़कने का काम फरवरी 1924 के बम्बई में भारतीय नौसेना के जहाजियों के विद्रोह ने किया और ये जहाजी सेना नौसेना से 7 घंटे तक लड़ते रहे और उनके समर्पण तभी किया गया जब राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। चौथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि भारतीय जनता अब आत्मविश्वास से भर गई थी और टकराने के लिए तैयार नजर आ रही थी। अब विदेशी शासन के अपमान को झेलने को तैयार नहीं थी। अब आज़ादी मिलने का आराम के लिए हराम था। नौसेना का विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई, हड़ताल हो चुकी थी। 1945-46 में अनेक अदालतों, हड़ताल, कामबंदियों पर पूरा प्रदर्शन किया गया। 12 फरवरी 1946 को आज़ाद हिंद फौज के एक और बंदी अब्दुल रशीद की रिहाई की मांग को लेकर नगर में एक और जन प्रदर्शन हुआ। 22 फरवरी को बम्बई में एक पूर्ण हड़ताल हुई और कारखानों और दफ्तरों का काम ठप रहा और यह सब विद्रोही जहाजियों के समर्थन में था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर मजदूर असंतोष भी फैल रहा। शायद ही कोई उद्योग रहा हो जो हड़ताल में ना हुई हो। और जुलाई 1946 में डाक मजदूरों में देशव्यापी हड़ताल हुई। 1946 में दक्षिण भारत में रेल मजदूरों की हड़ताल हुई। 1945 में जैसे जैसे स्वाधीनता का समय आया, किसान आंदोलन में एक नया उबाल देखने को मिला। इस तरीके की स्थिति सब जगह देखने को मिली। भारतीय रजवाड़ों में भी जन उभार और संघर्ष देखने को मिला। 1946 में आरंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में एक और प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिसमें सामान्य सीटों में से अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश मुस्लिम लीग को मिली। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा और भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया और आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकता है। इस योजना में प्रांतों और राजवाड़ों का एक संघ व संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार विषय पर नियंत्रण होता था। इस तरीके से कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, जो कि संविधान बनाने के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन करती है। कैबिनेट मिशन की जिस योजना पर दोनों पर सहमत हो चुके थे, उनमें दोनों में अलग अलग व्याख्याएं की गई। सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया और कुछ हिचक के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग ने इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, मगर उसे संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला लिया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ दे, लेकिन मिलने वाली स्वाधीनता की खुशियों में अगस्त 1946 के बाद भड़कने वाले व्यापक सांप्रदायिक दंगों ने पानी फेर लिया और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों ने इन जघन्य हत्याओं का दोषी एक दूसरे को ठहराया और क्रूरता से एक दूसरे का मुकाबला करते रहे और न्यूनतम भारत मूल्यों पर इस तरह उल्लंघन होते रहे और सत्य अहिंसा की ताक को रखा जाकर देखकर महात्मा गांधी दुख से भर उठे। इस तरीके से ये स्थिति रही और अंत में मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने लंबी लंबी बातचीतों के बाद समझौते का
एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन हो तो होगा मगर एक नहीं होगा। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने आया और इस समय राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह माना कि 1/3 भाग दे दिया जाए देश को, और जिसकी मांग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी, और वे केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहां पर मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब, बंगाल, असम का विभाजन आवश्यक हो गया और मुस्लिम लीग में एक घुन लगा पाकिस्तान ही मिला हुआ था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में लीग का प्रवाह संदिग्ध था, इसलिए वहां जन्म संग्रह कराने का निश्चय हुआ। तो देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के आधार पर नहीं हुआ। इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच एक देश का विभाजन हुआ, जिसे 11 अगस्त 1947 में पाकिस्तान में संविधान सभा के आगे उन्होंने कहा था कि आपका धर्म, जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तव में अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए जिस जिन्न को उन्होंने बोतल से बाहर निकाल दिया है, अब वो फिर से बोतल में बंद करने के बाद बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई और रजवाड़ों को यह छूट दी गई कि इनमें से किसी भी राज्य में वे शामिल हो जाएं, और रजवाड़ों की जनता के व्यापक आंदोलन के दबाव में और गृह मंत्री सरदार पटेल की सफल कूटनीति के कारण अधिकांश रजवाड़े भी भारत में शामिल होने का फैसला लिया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, जम्मू कश्मीर के महाराजा कुछ समय तक मगर करते रहे और काठियावाड़ के समृद्ध तट पर स्थित छोटे से रजवाड़े जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की घोषणा की, मगर वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया और अंततः भारतीय सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और एक जनमत संग्रह कराया और परिणाम स्वरूप भारत में शामिल होने के पक्ष में हो गए। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत में उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। देशभक्तों की कड़ी पीढ़ियों के बलिदानों और अनगिनत शहीदों के खून का फल आखिर हमें मिला। उनका सपना सब सच्चाई बन चुका था। 14 अगस्त की रात को संविधान सभा के आगे दिए गए उनके एक स्मरणीय वक्तव्य में जवाहरलाल नेहरू ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब पूरी तरह से ना सही तो बहुत कुछ काफ़ी सीमा तक अपने वचन का पालन करें। रात को 12 घंटे तक बचेगा जब पूरा विश्वास सो रहा होगा, तब भारत जीवन की ओर, स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी कभी ही वह क्षण आता है, मगर आता अवश्य है जब हम पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब किसी राष्ट्र की लंबे समय में दबी हुई आत्मा मुखर हो जाती है, तो उचित यही है कि हम उस पुनीत क्षण में भारत और उनकी जनता सेवा के प्रति उनके व्यापकतर मानवता के हित में समर्पित संकल्प करें। और आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त हो रहा है और भारत ने पुनः अपने आप को पा लिया है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशी मना रहे हैं और यह निरंतर प्रयत्न चाहती है ताकि हम भी संकल्प पूरे कर सके जो हमें प्रायः करते आए हैं। परंतु यह उल्लास जिसे असीम और आबाद होना चाहिए था, दुख और उदासी से भरा हुआ था। भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो चुका था और भाई भाई से बिछड़ चुका था। इससे बुरी बात यह थी कि स्वतंत्रता के इस क्षण में अवर्णनीय बर्बरता के साथ जो सांप्रदायिकता का दानव भारत और पाकिस्तान में दोनों ओर में लाखों लोगों की बलि ले रहा था और अपने पूर्वजों की धरती से नाता तोड़ लाखों लोग शरणार्थी इन नए राज्यों में पहुंच गए थे। इस तरीके से 30 जनवरी 1947 को एक हत्यारे कोरोना से चूर एक हिंदू कट्टरवाद ने उस चिराग को बुझा दिया जो 70 वर्षों से हमारे इस देश में उजाला फैलाता रहा। गांधी जी, जो कि एक राष्ट्र की विजय के लिए इस क्षण में घटित एक त्रासदी में गांधी जी जिन्होंने भारतीय जनता को अहिंसा, सत्य, प्रेम, साहस और सूरवीरता का संदेश दिया, वह भारतीय संस्कृति के उत्कृष्टतम तत्वों के प्रतीक थे। वे देश के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चक्कर लगा रहे थे और स्वतंत्रता की खुशियाँ गूंज अभी भी थमी नहीं थी और 70 वर्षों से हमारे इस देश में उजाला फैलाते रहे गांधी जी एकता के जिस उद्देश्य से प्रति हमारा समर्पित रहे उसी के लिए शहीद हो गए। एक अर्थ में स्वाधीनता की प्राप्ति के रूप में देश में अभी भी पहला कदम उठाया था, अर्थात विदेशी शासन को उखाड़ फेंककर उसे राष्ट्रीय पुनर्जन्म प्रमुख बाधा को दूर किया। सदियों में पिछड़ापन, पूर्वाग्रह, असमानता और अज्ञानता अभी भी देश पर हावी रही। जैसा कि 1941 में निधन से 3 माह पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा, वह अपने भारतीय साम्राज्य को हाथ धो ले, लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएंगे
जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा, तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन स्वाधीनता के संघर्ष ने केवल औपनिवेशिक शासन को ही नहीं उखाड़ फेंका, आज़ाद हिंदुस्तान की एक तस्वीर भी सामने रखी, जो कि एक तस्वीर एक लोकतांत्रिक नागरिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्ष भारत की है। और यह तस्वीर एक स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक समानता और राजनीतिक रूप में जागरूक और सक्रिय जनता पर आधारित भारत पर थी। और यह तस्वीर एक ऐसे भारत की थी जो कि पड़ोसियों ऐसे इस विश्व के साथ शांतिपूर्वक रहता है और जिसका आधार एक स्वतंत्र विदेशी होता है। इस तस्वीर में मूर्त रूप देने का पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन में संविधान सभा में स्वतंत्र भारत का एक संविधान बनाकर किया। 26 जनवरी 1950 को होने वाला इस संविधान में कुछ बुनियादी सिद्धांत और मूल्य सामने आए। इसके अनुसार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य, जिसके वैक्स मताधिकार, जिसमें सभी वैक्स स्त्री पुरुष के लिए मत देने का अधिकार पर आधारित एक संसदीय प्रणाली होगी, जो एक संसदीय व्यवस्था होगी जो कि संघ सरकार और संघ बनाने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होंगे। संविधान में भारतीय नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति जुटाने उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता, सभी को सभी नागरिकों कानून के सामने बराबरी का अधिकार, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिकों के खिलाफ अस्पृश्यता का अधिकार। स्वराज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों ने यह निश्चित किया कि किसी अदालत द्वारा तो लागू नहीं किया जाएगा, मगर कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। इनमें सिद्धांत थे राष्ट्रीय जीवन में सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, धन और उत्पादन के साधनों का हाथों में केंद्रीकरण रोकना तथा स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इस तरीके से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके मन में सफलता की आकांक्षा लेकर अब भारतीय जनता अपने देश का कायाकल्प करने और एक न्यायप्रिय श्रेष्ठ समाज और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समतावादी भारत के निर्माण में काम में जुट गई। इस तरीके से ये आपका भारतीय जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है वह टॉपिक फिनिश होता है। टॉपिक के साथ साथ आपकी ये हिस्ट्री की क्लास भी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट डे जो आपका कंप्लीट होगा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी कवर करनी थी 11th और 12th की वो पूर्णतः कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपकी ये आधुनिक भारत की, आपकी प्राचीन भारत की ऑलरेडी एक ही पार्ट में एक ही सिर्फ क्लास है उसमें की गई है। मध्यकालीन भारत को भी 2-3-4 पार्ट में किया गया है, तो उसको आप देख लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रत्येक एनसीईआरटी को इस तरीके से कवर किया गया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार रही है। और अभी हमारे द्वारा एक इसको जैसे अभी आपने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लिया है, तो इसके संक्षिप्त के तौर पर पढ़ने के लिए आपको लूसेंट की भी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी आपको ये अपलोड की जा रही है और शाम में आपको एक लूसेंट की सीरीज भी अपलोड की जाएगी, जिसमें आपकी आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ एक ही किताब में होगा, मतलब कि एक ही 2 घंटे के अंदर आपका आधुनिक भारत का इतिहास उसमें भी कवर होगा। तो इसमें आप डिस्क्रिप्टिव के संदर्भ में पढ़ लें और उसमें ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल के बेसिस पे, तो फिर बाद में आपका कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इन दोनों को आप 1-2 बार देख लेते हैं, देखने मात्र से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।